हम लोग इससे पहले वाले क्लास में सत्ता की साझेदारी से संबंधित हम लोग पढ़े थे, हाँ, और लोकतंत्र के भी विषय में समझे थे। आज हम लोग उससे ही संबंधित, है ना, विधि व्यवस्था को जानेंगे, है ना। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। क्या पढ़ेंगे? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक में, उस टॉपिक का नाम क्या है? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, है ना। देखिए बच्चा सब, लोकतंत्र में हम लोग द्वंद्ववाद को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना। द्वंद्ववाद का मतलब होता है, तर्क वितर्क करना। क्या होता है? तर्क वितर्क करना, या फिर क्या होता है? बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना। बातचीत करना। पैर में फंस गया रे तो, अरे यार। तर्क वितर्क करना या फिर क्या करना? बातचीत करना। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझिए कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, द्वंद्ववाद का मतलब होता है तर्क वितर्क करना या फिर क्या करना? बातचीत करना। बातचीत करना। और यह जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। साझेदारी को ही बच्चा सब हम लोग क्या कहते हैं? भागीदारी। क्या कहते हैं? भागीदारी। भागीदारी। यानी कि लोकतंत्र में हर जाति, हर एक समुदाय, हर एक व्यक्ति की अगर भागीदारी सुनिश्चित हो रही है तो उस स्थिति को ही हम लोग क्या कहेंगे? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? भागीदारी। अपना जो देश है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है, चाहे वो भाषा के रूप में हो, चाहे वो जाति के रूप में हो, चाहे वो संस्कृति के रूप में हो, चाहे वो धर्म के रूप में हो, है ना। जहाँ पर बहुत सारा बर्तन होता है ना, वहीं पे ढनमन होता है, ढनर मरर होता है जहाँ पर। तो अपने देश में बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारे विचारधाराएं हैं, है ना, बहुत सारी बोली है, तो थोड़ा सा टकराव तो होना ही है ना। जैसे कि उन्हीं टकराव में, उसी टकराव के अंतर्गत लोकतंत्र में जो द्वंद्ववाद है, यानी कि तर्क वितर्क की जो बातें हैं, कुछ कुछ हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये अपना एक स्वतंत्र, मतलब कि अपना भारत, है ना। अपना भारत, अगर हम लोग भारत का देखते हैं तो ये उत्तर भारत हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया, और ये पूर्व भारत हो गया, और ये क्या हो गया? पश्चिम भारत हो गया, है ना। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत। हम लोग चारों दिशा में अगर जाते हैं तो अलग अलग बोली, व्यवहार, संस्कृति देखने को मिलती है, नहीं है? अलग अलग बोली। अगर मान लो कि अगर हम लोग उत्तर में जाते हैं तो अलग बोली देखने को मिलता है। जैसे उत्तर में सबसे उत्तर का राज्य क्या है? अपना जम्मू कश्मीर राज्य है, तो जम्मू कश्मीर तो उर्दू भाषा बोला जाता है। अगर पश्चिम की तरफ देखते हैं तो गुजरात और राजस्थान देखने को मिलता है, तो राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा देखने को मिलता है। दक्षिण भारत जाते हैं तो तमिल भाषा, मलयालम भाषा, कन्नड़ भाषा, है ना, तेलुगु भाषा हम लोग को देखने को मिलता है। और अगर पश्चिम जाते हैं तो बोडो भाषा देखने को मिलता है, नागा भाषा देखने को मिलता है, बंगाली भाषा देखने को मिलता है पूर्वी साइड में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग व्यवहार। यानी कि भारत क्या दिखा रहा है? कि भारत क्या है? विविधता में एकता को दिखा रहा है। विविधता में एकता को दिखाता है ना। भारत में विविधता में एकता को दिखा रहा है ना। पूरे विश्व को दिखा रहा है कि हमारे देश में जितनी संस्कृति है, हमारे देश में जितना भाषा है, हमारे देश में जितने व्यवहार है ना, जितने धर्म है, सब अलग अलग होने के बावजूद भी हमारा देश क्या है?
एक है ना। और एक करने में अपने देश का जो लोकतंत्र है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश का लोकतंत्र इतना शक्तिशाली है कि सब लोगों को एक साथ जो है क्या करता है, बांध के रखता है। इसीलिए किसी जाति के साथ, किसी समुदाय के साथ, है ना, किसी भाषा के साथ, किसी संस्कृति के साथ अगर कोई भेदभाव होता है तो हमारे देश का जो संविधान है और उसका जो प्रहरी है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उसके तहत उसका क्या करता है, निर्णायक भूमिका अदा करता है। जिस पर अत्याचार होता है उसको उसके तहत जो है बचाने का काम, या फिर जो दोषी होता है उसको उससे दंडित करने का काम संविधान के अंतर्गत करने का किया जाता है। तो इस चीज को जो है आप लोग उतारिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए, जैसे देखिए ये अपना भारत है, तो क्लियर है। अब देखिए ये अपना भारत है, तो भारत का बच्चा सब ये जो हिस्सा है ना, ये एक राज्य है ना, ये एक राज्य है जिसका नाम है बच्चा सब महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में ही बच्चा सब, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एक संस्था है बच्चा सब, सोशल संस्था है ना, जो समाज को जांचने का काम करती है, जो समाज के बढ़ोतरी से संबंधित काम है। तो उस संस्था का नाम है टाटा इंस्टीट्यूट एक संस्था है जिसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेस, है ना। इसने क्या किया बच्चा सब कि इसने मुंबई में रह रहे जितने भी प्रवासी भारतीय हैं सबका जांच किया। जांच करने का मतलब पता लगाया कि मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, वो कौन है। तो ये संस्था टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेस ने बताया कि मुंबई में रहने वाले जो हैं 49% जो है क्या है, प्रवासी भारतीय हैं। क्या है? प्रवासी भारतीय हैं। और ये जो प्रवासी भारतीय हैं ये रोजगार की तलाश में, है ना, कहाँ, कौन चीज की तलाश में? रोजगार की तलाश में बिहार से, यूपी से, है ना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, खास करके किससे? बिहार और यूपी से, है ना, बिहार और यूपी से रोजगार की तलाश में मुंबई आकर के कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो वैसे भारतीयों को हम लोग क्या कहेंगे? प्रवासी भारतीय, है ना। और ये संस्था ने ये भी बताई कि जितने भी रह रहे प्रवासी भारतीय हैं वहां मुंबई के बैंक में अपना पैसा रखते हैं। क्या रखते हैं? मुंबई के बैंक में अपना पैसा रखते हैं। और जितने भारतीय हैं मुंबई में इतना अधिक पैसे रखते हैं कि पैसे रखने का उसका 1/4 भाग, कितना? 1/4 हिस्सा, है ना, 1/4 हिस्सा जो है वो किसको चला जाता है? महाराष्ट्र सरकार को चला जाता है। किसको चला जाता है? महाराष्ट्र सरकार को। महाराष्ट्र सरकार को चला जाता है। और महाराष्ट्र सरकार को चला जाता है इसलिए चला जाता है क्योंकि बच्चा सब वो टैक्स के रूप में लिया जाता है। इसलिए जो है, इसलिए महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है बच्चा सब मुंबई। क्या नाम है? मुंबई। इसलिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है ना। तो उसमें जो है प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि प्रवासी भारतीय जब आकर के मुंबई में रहने लगे तो उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव की भी स्थिति हो गई। भेदभाव की स्थिति इसलिए होने लगी क्योंकि वहां के लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारे राज्य में आकर के लोग काम करते हैं और वहां के जो स्थानीय मजदूर हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है थोड़ा सा जो है क्षेत्रीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि बिहार में जो रह रहे हैं, जो बिहार के जो लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं, जो प्रवासी तौर पर दूसरे राज्यों में काम की तलाश में रहते हैं, उन पर वहाँ के लोग क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं, है ना। तो ये सब ये भी कहीं ना कहीं जो है
हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो इसको भी आप लोग कहीं ना कहीं मेंशन कर लीजिए। देखो बच्चा सब, अब हम लोग सत्ता की साझेदारी में ही, सत्ता की साझेदारी है ना, सत्ता की साझेदारी में बच्चा सब एक देश है जिसका नाम क्या है, बेल्जियम। एक देश है जिसका नाम क्या है, बेल्जियम। तो बेल्जियम का कुछ उदाहरण, बेल्जियम में जो रह रहे जो लोग हैं उसके उदाहरणों से हम लोग ये समझेंगे कि जो है बेल्जियम में रहने वाले लोगों की भागीदारी किस तरह से सत्ता की साझेदारी में भूमिका निभाते हैं कि नहीं। जैसे देखिए एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। क्या नाम है, बेल्जियम है ना। ये बेल्जियम जो है वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। किस महादेश के अंतर्गत आता है, यूरोप का एक देश है जिसका नाम क्या है, बेल्जियम। अब यहाँ देखने का मतलब ये हुआ कि इस बेल्जियम, कोई भी देश है तो उस देश में लोग रहेगा ही। अब इस बेल्जियम में, बेल्जियम का दो हिस्सा कर देते हैं हम, ठीक है। एक हिस्सा कर देते हैं फ्लेमिश, है ना, और दूसरा कर देते हैं बोलोनिया। दूसरा क्या कर देते हैं, एक कर दिए फ्लेमिश और दूसरा कर दिए क्या, बोलोनिया, है ना। अब देखिए इसमें जो है 59% जो आबादी है, फ्लेमिश का 59% जो आबादी है बच्चों, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, हाँ। और इसमें जो 40% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं। देखिए अब, और रह गया एक क्षेत्र बच्चा सब 1%, तब ना जाकर के 100% होगा। कितना, 1% हुआ। देखिए 100% हुआ। अब आप लोग को यहाँ समझना होगा कि जो है फ्लेमिश में जो 59% लोग हैं, है ना, उसके बाद बोलिनिया में जो 40% लोग हैं, तो ये 55% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। कैसे भाषा बोलने वाले हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। और 40% जो लोग हैं वो कैसी भाषा बोलने वाले हैं, डच भाषा बोलने वाले हैं। कैसी भाषा बोलने वाले हैं। 1% जो लोग हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। कैसी भाषा बोलते हैं, तो बेल्जियम में जो है फ्लेमिश इलाके, ये फ्लेमिश क्या लिखे, क्षेत्र है। क्या है, क्षेत्र है ना। आई बोलिनिया क्या है, क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है, बेल्जियम का ही ना क्षेत्र है। तो फ्लेमिश क्षेत्र में 59% लोग कौन भाषा बोलते हैं, और 1% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। आप बोलिनिया क्षेत्र में 40% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा लोग, डच भाषी के लोग हैं। अब आप लोग यहाँ समझिए थोड़ा सा। अब इस देश की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। क्या है ना, इस देश की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में 80% लोग, इस क्षेत्र में 80% लोग डच भाषी हैं। कैसी भाषी हैं, और बच गया कितना, 20% लोग। तो 20% लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, फ्रेंच। समझ में आ रहा बात। अब हम लोग यानी कि देख रहे हैं कि अगर बेल्जियम में किसी तरह का अगर टकराव होता है भाषा को लेकर के, तो कौन से भाषा के बीच टकराव होगा, फ्लेमिश के बीच। कौन से भाषा, फ्रेंच के बीच होगा, और किसके बीच होगा, डच के बीच होगा। अब फिर यहाँ देखते हैं बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स में बच्चा सब डच भाषा बोलने वाले लोग कितने % है, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने % लोग हैं। तो डच भाषा और फ्रेंच भाषा, बेल्जियम में भी कहीं ना कहीं दो भाषाओं के बीच में टकराव उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद फ्लेमिश में और बोलिनिया क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्रेंच भाषा और डच भाषा में टकराव उत्पन्न हो रहा है। तो ये टकराव जो हो रहा है, ये टकराव दो भाषाओं के बीच में हो रहा है। इस टकराव के कारण सत्ता में साझेदारी सही तरीके से होगा किस देश में, बेल्जियम में। अब
फ्रेंच किससे लड़ेगा? डचों से लड़ेगा। और डच किससे लड़ेगा? फ्रेंच से लड़ेगा। उसी तरह से डच और फ्रेंच आपस में लड़ेगा, और फिर यहाँ राजधानी में भी डच फ्रेंच आपस में लड़ेगा, तो देश में अशांति उत्पन्न होगा कि नहीं उत्पन्न होगा? एक भाषा का दूसरे भाषा से टकराव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? और जब एक भाषा का दूसरे भाषा से टकराव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये भी हो रहा है कि संस्कृति भी टकराएगी, व्यवहार भी टकराएगा, है ना, रहन सहन में भी बदलाव आएगा। ये सभी चीजों के कारण किसका सबसे ज्यादा हानि होगा? बेल्जियम, है ना। तो जब यानी कि देश के अंदर भी भाषा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के टकराव उत्पन्न हो जाएगा, तो वो देश जल्दी विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो समझदार लोग हैं, उन्होंने क्या किया? उन लोगों को समझदारी आई और उन लोगों ने डच भाषा और फ्रेंच भाषा को मिलाकर के जो है एक राजनीतिक संगठन बनाया, और बनाने के बाद यह निर्णय लिया कि हम दोनों इस देश के महत्वपूर्ण भाषावादी हैं, और हम दोनों मिलकर के, दोनों भाषावादी मिलकर के अपने देश का हित करेंगे, है ना। यानी कि ये सबसे अच्छा उदाहरण है सत्ता की साझेदारी का। इसको आराम से, प्रेम से उतारिए। अच्छा सुनिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। तो ये ब्रुसेल्स में जो होता, ब्रुसेल्स में 20% कौन थे? डच थे, और 80% कौन थे? फ्रेंच थे।